हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एमकॉम 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आज की हमारी जो सीरीज़ होगी ना, उसमें हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, जिसके आंसर्स में कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन है, कॉन्सेप्ट्स में कन्फ्यूजन है। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से 4 या 5 सीरीज आज अपलोड होगी। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल। ये जो मैनेजमेंट बिल पास हुआ था, ये हुआ था 1990 में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1990। एक देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेल्स एट विच अ फर्म वुड अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8% ऑफ सेल्स। फिक्स कॉस्ट दिया है 45,000, सेलिंग प्राइस दिया है 50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30 पर यूनिट एंड रेट ऑफ टैक्स हमारे पास दिया है 20%। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, सेल्स कैलकुलेट करना है। तो देखो, ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हम पहले यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 8% ऑफ सेल्स। हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया था 45,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹50 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया है ₹30 पर यूनिट। टैक्स रेट की अगर बात करें तो ये है 20%। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेल्स का कैलकुलेशन करना है, टोटल सेल्स का कैलकुलेशन करना है, और हमारे पास ये दिया है सेल्स पर यूनिट दी हुई है, तो नो डाउट आप ये एज्यूम कर लो कि जो सेल्स यूनिट है वो है एक्स यूनिट। क्लियर? तो हमारे पास टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 50x का, ₹50x। अब देखो, हमने फॉर्मूला बताया हुआ था कि सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो आता है प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे पास सेल्स की वैल्यू दी है 50x, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट तो 30x हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 20x, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है 45,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 20x प्लस 45,000। टैक्स रेट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 20%, तो 20% किसका हो जाएगा 20x प्लस 45,000। एंड हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया है 8% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है 50x। क्लियर? तो अब देखो, यहां से ये इक्वेशन बन गया ना कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। लिख लेते हैं 20x माइनस 45,000 माइनस 20% 20x माइनस 45,000 इज इक्वल टू 8% ऑफ 50x। ये तो एज इट इज रहेगा 20x माइनस 45,000। यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 20x का 20% कितना हो जाएगा 4x, और 45,000 का 20% कितना हो जाएगा 9,000, और माइनस माइनस प्लस 9,000, और 8% ऑफ 50x हो जाएगा 4x। तो ये 20x माइनस 4x माइनस 4x, और 45,000 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा 36,000, जो कि अगर हम राइट हैंड साइड ले आए तो प्लस में हो जाएगा 36,000। ये होगा 12x इज इक्वल टू 36,000 और x इज इक्वल टू 3,000 यूनिट्स। अब जब हमारे पास x आ गया तो क्या हम सेल्स निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। सेल्स कितना था ₹50x, और मेरे पास क्योंकि अब x की वैल्यू आ गई है 3,000 यूनिट्स, तो मेरे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, 1,50,000। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, acquiring, retaining, developing human resources in an organization। इस प्रोसेस को कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये स्टाफिंग का प्रोसेस है, बट नो, ये स्टाफिंग का प्रोसेस नहीं है। जहाँ अट्रैक्ट करना या अक्वायर करना होगा वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देखो, हमने बोला था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। लिखा है फर्म हैज़ रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,47,000 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स। द कॉस्ट ऑफ एन असेट इज 23,000 हैज़ बीन टेकन एज एन एक्सपेंस। आपने असेट की कॉस्ट को
कैसे ट्रीट किया है, एक्सपेंस की तरह। तो नो डाउट ये जो आपका प्रॉफिट है 1,47,000 का, ये 23,000 से डिक्रीज होके दिख रहा होगा, तो अब हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। द फर्म एंटिसिपेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 ऑन द सेल ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि 12,000 का आपका प्रॉफिट होगा, किससे, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर से। अब क्योंकि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्चुअल में लेस कर देंगे। सैलरी ऑफ ₹7,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अब क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसको भी तो हम कंसिडर करते ही है ना, तो इस टोटल हमारे प्रॉफिट से वो भी हम लेस करेंगे। An asset of 85,000 was purchased for ₹75,000 and was recorded in book at 85,000। आपने एक असेट जो कि 85,000 का था उसको खरीदा कितने पे, 75,000 पे, और उसको बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड किया, 85,000 पे। बल्कि हम बुक्स में किस पे रिकॉर्ड करते हैं, एट कॉस्ट, मतलब जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होती है। तो नो डाउट हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे 75,000 पे, बट क्या इसका कहीं कोई ट्रीटमेंट होगा, नहीं, इसका कोई भी इफेक्ट प्रॉफिट को नहीं होगा। तो बस अब आंसर निकाल लो, 1,47,000 प्लस 23,000 माइनस 12,000 माइनस 7,000। तो करेक्ट आंसर आएगा बी, 1,51,000। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस बाय पेरेंट टू सब्सिडरीज। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट कितनी है, 30,000 की है, एंड उसको बेचा कितने पे गया है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो अब क्योंकि मेरे पास सेल वैल्यू नहीं दी है और प्रॉफिट दिया है सेलिंग प्राइस पे, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस में। अब लेट से मेरी सेलिंग प्राइस है 100 और मेरी प्रॉफिट है 25, तो कॉस्ट कितनी आएगी, 75। और ये हमने ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है। अगर 25 को अगर प्रॉफिट हम निकालते हैं ऑन सेल प्राइस तो आएगा 25%, और कॉस्ट पे निकालेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 75, दैट इज 33.33% आएगा किस पे, कॉस्ट पे। ठीक, अब क्योंकि मेरे पास कॉस्ट वैल्यू दी हुई है 30,000, तो अब इस पे अगर हम अनरियलाइज प्रॉफिट निकालें तो कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 10,000। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 10,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, वो डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, वो लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकते हैं, बट टू रेमिट द पेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय अ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर के थ्रू किसी भी तरह का कोई डेट या पेमेंट ड्यू है डेट के अगेंस्ट, तो क्या वो उसको कैंसिल कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू MBO प्रोग्राम फेलियर, altering goals to meet changes in circumstances, easy goals, lack of management support, setting of unrealistically difficult goals। आप देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम फेलियर में कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अगर इजी गोल होगा तो कंट्रीब्यूट करेगा, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट भी करेगा, सेटिंग ऑफ अनरियलिस्टिकली डिफिकल्ट गोल्स भी करेगा। बट अगर हम अपने गोल को ऑल्टर कर रहे हैं सो दैट जो भी मार्केट में या जो भी इन्वायरमेंट में चेंज है उसको अडाप्ट कर सके, तो क्या ये प्रोग्राम फेलियर में हेल्प करेगा, नहीं, ये तो प्रोग्राम अचीवमेंट में हेल्प करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा 1। अब यहाँ देखो मैच द फॉलोइंग है, जिसमें सबसे पहला है साइज ऑफ द मार्केट, और साइज ऑफ द मार्केट होगा मैक्रो इन्वायरमेंट। ये प्रॉपर मैच द फॉलोइंग की उसमें नहीं दिया है फॉर्मेट में। फिर हमारे पास है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, और डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की बात करें तो ये नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होगा। देन थर्ड है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जिसका करेक्ट आंसर होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एंड लास्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो उसके लिए होगा ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। पहला ऑप्शन है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइटल डीड बाय द ऑडिटर, ये तो करेक्ट है। ऑडिटर शुड ascertain that the assets are in possession of the client, ये भी करेक्ट है। The auditor should satisfy himself that the assets have been valued in the financial assets according to accounting principles, ये भी करेक्ट है। बट क्या फर्स्ट इनकी ड्यूटी है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन जो है असेट का फिजिकल वेरिफिकेशन ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट,
डिटरमाइन पीवी रेशियो, अगर सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो क्या हमें पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है? हाँ पता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन दिया है? हाँ दिया है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर आएगा 25%, जो कि देखो ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन ही था 25%, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कम्स अंडर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस भी किया है कि व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि हम जो भी लॉस होता है उसको कंसिडर करते हैं और प्रॉफिट को बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब जो भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है, एंटिसिपेटेड लॉस, उसको तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट होने वाला होगा तो इसको इग्नोर करेंगे। तो अब मान लो जो मेरा स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्राइस है 10 और मार्केट प्राइस है 12, तो नो डाउट हमें दिख रहा है कि जब भी मार्केट में सेल होगा तो 2 रुपये का प्रॉफिट देगा, तो इस प्रॉफिट को हम इग्नोर कर देते हैं। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? 10 रिकॉर्ड करेंगे। बट लेट से मेरी मार्केट प्राइस है 8, तो नो डाउट हमें दिख रहा है कि जब भी सेल होगा तो 2 रुपये के लॉस पे होगा। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 8 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम पहले से मान करके चल रहे हैं कि जो चीज़ मार्केट में 10 रुपये में बिकनी थी वो कितने में सेल हो रही है? 8 रुपये पे, तो हमें 2 रुपये का लॉस होगा। क्लियर? और यही है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आप देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होगी। तो ट्रेजरी बिल की 1 साल से कम होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की भी, कॉल मनी की भी। बट डिबेंचर्स की कभी भी आप देखोगे तो मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैसे भी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है। क्लियर? और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ट्रेजरी बिल है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर्स है, शॉर्ट नोटिस मनी जो भी होती है लाइक 14 डेज की, टर्म मनी, ये सब आएगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। तो देखो ये ओवरऑल हमारे 10 to 15 क्वेश्चंस थे जिस पे हमने डिस्कशन किया, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरीके से हम आज पूरे दिन 2 या 3 सेशन और अपलोड करेंगे जहाँ कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होगा, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स स्टैट्स भी होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस भी आप लोग अच्छे से कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।